सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं हाई प्रोफाइल नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से, जो कि मुंबई पुलिस के लिए पहेली बन चुकी है। हर एंगल से पड़ताल हो रहा है और एक बड़ा एंगल है एसआरए यानी कि झुग्गी पुनर्वसन योजना का। खुद भी डेवलपर के तौर पर बाबा सिद्दीकी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। बताया जाता है कि जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, बांद्रा खार का जो बेल्ट है, बिना उनके मुहर के यहाँ पर रियल एस्टेट का कोई भी काम शुरू नहीं होता था। पुराने कई दोस्त उनके दुश्मन का रूप लेते हुए दिखे। बताया जाता है कि धमकी भरे 40 से 50 कॉल्स उन्हें आए थे, जान का खतरा था। इसके बावजूद उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों। इसके साथ ही एसआरए का करीब 3000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट से जुड़ा विवाद भी जिक्र में है। मुंबई से सबसे पहले ये विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांद्रा मुंबई का सबसे महंगा और मकानों में निवेश के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक। लगभग एक दशक में ही यहाँ संपत्ति की कीमतें 300% से ज्यादा उछली। पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पीके जैन बताते हैं कि बांद्रा खार की इस बेल्ट में हाई प्रोफाइल नेता बाबा सिद्दीकी की इजाजत के बिना रियल एस्टेट का कोई भी प्रोजेक्ट आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखता था। मेरे को पर्सनली सलमान खान की दोस्ती की वजह से बाबा सिद्दीकी को मारा गया, ये कुछ संभव नहीं लगता। सलमान खान के बहुत सारे दोस्त हैं और पावरफुल भी हैं, नॉन पावरफुल भी हैं। तो उसमें एक व्यक्ति को टारगेट करके मारना, जो कि ऐसा बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं है। दोस्ती है उनकी इफ्तार पार्टी में आते हैं, उन्होंने दोस्ती करवाई, लेकिन ये कारण नहीं हो सकता। बाबा सिद्दीकी कोई इतने बड़े पॉलिटिशियन भी नहीं थे। 46 साल के 48 साल के उनके कैरियर में वो 3 बार विधायक बने, एक बार राज्य मंत्री रहे। तो ऐसा बहुत बड़ा कद भी नहीं था पॉलिटिक्स में कि जिसकी वजह से उनको पॉलिटिकल कारणों की वजह से मारना पड़े। तो ले दे के मुझे लगता है कि जो एसआरए का उनका एंगल है, जो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वो लेते थे, मेरे को जो जितनी इन्फॉर्मेशन इससे पहले जब मैं सर्विस में था तब भी मिलती थी और अभी भी, कि उनके एसआरए के प्रोजेक्ट्स जो थे वो ही इसका एक कारण हो सकते हैं कि उनकी हत्या की गई। बांद्रा ईस्ट में जहाँ पे एसआरए का बहुत बड़ा काम है, बहुत सारे बिल्डर्स वहाँ घुसे हुए हैं, बहुत पैसा उसमें इन्वॉल्व है। अभी एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट है जिसमें तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का मामला चल रहा है उनका, जो डिस्प्यूट में है। उस एरिया में कोई भी एसआरए प्रोजेक्ट बाबा सिद्दीकी की प्रोटेक्शन के बिना, उनके सहयोग के बिना, उनकी कोऑपरेशन के बिना नहीं हो सकता। झुग्गी पुनर्वास योजना यानी एसआरए मुंबई की आवास चुनौतियों से निपटने में एक बड़े मॉडल के रूप में काम करती है। इसमें बाबा के दबदबे का खूब दखल रहा, लेकिन एसआरए से जुड़े करीब 3000 करोड़ के एक प्रोजेक्ट को लेकर विवाद से वो परेशान रहे। लंबे समय से अंडरवर्ल्ड और मुंबई क्राइम को कवर कर चुके वरिष्ठ पत्रकार बालाकृष्णन बाबा सिद्दीकी से जुड़े पुराने कई विवादित लिंक जाहिर करते हैं। हत्याकांड के पीछे अब बाबा के किरदार के पूरे इतिहास को टटोला जा रहा है। बाबा सिद्दीकी के बारे में ऐसा कोई फॉर्मल एफआईआर नहीं है, लेकिन बहुत साल पहले फिलोकान जो है बहुत बड़ा के ड्रग्स स्मगलर था। तो आरूप पटनायक डिप्टी कमिश्नर थे पुलिस के बांद्रा एरिया के, उसने एक गाड़ी को चेज़ किया। उसको टिप ऑफ था कि फिलोकान उस गाड़ी में है, तो साथ में उसको पकड़ा गया बांद्रा में फिलोखान को। फिर बाद में इनका तहकीकात किया तो बाबा का नाम उभर के ऊपर आया। मैंने अभी 2 दिन पहले आरूप पटनायक साहब अभी वो सेवानिवृत्त हैं, उनसे मैंने बात की। उसने कन्फर्म किया ये जो किस्सा तभी का फिलोकान का बाबा का जो। बांद्रा से 3 बार विधायक और महाराष्ट्र सरकार में 1 बार राज्य मंत्री रहने के साथ ही बाबा सिद्दीकी 2000 से 2004 तक महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि महाडा के अध्यक्ष भी रहे थे। उस दौरान उन पर गंभीर आरोप लगे कि पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। शक जताया गया कि करीब 2000 करोड़ रुपए के स्लम घोटाले में जिस कंपनी का नाम आया वो बाबा सिद्दीकी की ही मुखौटा कंपनी थी। एक कार्रवाई में ईडी ने 462 करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति को अटैच कर लिया था। पिछले 6-8 महीनों से बाबा सिद्दीकी और उनके विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 2 झुग्गी पुनर्विकास परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अगस्त में जिशान ने सरकारी अधिकारियों को झुग्गी बस्ती का सर्वे करने से रोका था। इस दौरान उन पर केस भी हुआ। आने वाले समय में बांद्रा ईस्ट में वो बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाले थे। हर एसआरए प्रोजेक्ट में कुछ जो एलिजिबल लोग रहते हैं जिनको एक्चुअली यूनिट मिलना चाहिए वो, और कुछ जो इनएलिजिबल होते हैं, हर जगह रहते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर ऐसे लोगों का है, वो चाहे बांग्लादेश से आके सेटल हुए हों, चाहे रोहिंग्याज हों, चाहे वो दूसरे मुस्लिम समाज के लोग हों, जो इनएलिजिबल की कैटेगरी में आते हैं, जो वहाँ पे यूनिट पाने के हकदार नहीं हैं। जब उनको निकाला जाता है प्रोजेक्ट से तब वो शोर डालते हैं। तो उनके लिए एक लोकल प्रतिनिधि के तौर पे बाबा सिद्दीकी काम करते थे। दूसरी बात ये थी कि ये महाडा के चेयरमैन थे। महाडा के चेयरमैन जब ये थे तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बहुत सारी यूनिट्स को
जो वहाँ पे रहने वाले स्लम डवेलर्स थे उनका नंबर बढ़ा के और ज़्यादा एफएसआई बिल्डर ने क्लेम किया, जिसमें इनकी तकरीबन 460-65 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ईडी ने पहले जब्त कर रखी है। पुलिस इंक्वायरी में कुछ नहीं निकला हालांकि, लेकिन ईडी आज भी अपनी बात के ऊपर कायम है कि उसमें बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ और उसमें तकरीबन और उन्होंने बार बार कहा है कि एसआरए को इस केस में ऑफेंस दाखिल करना चाहिए, जिसकी वजह से ईडी आगे इसकी जांचबीन कर सके। लेकिन अभी तक एसआरए ने उसमें ऑफेंस दाखिल नहीं किया फॉर वॉट एवर रीज़न। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये वाला जो काम है, जो मैंने जैसा आपको बताया कि भी एक 3000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है उनका एक, और जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी पॉलिटिकली बहुत पावरफुल है, बड़े अच्छे अच्छे नामी हमारे देश के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर, ऐसे ऐसे लोगों के साथ में उसके संबंध रहे हैं। तो उस व्यक्ति के साथ में इनका झगड़ा था। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला, लेकिन इसमें एंगल सलमान वाला है या फिर एसआरए वाला है, ये अभी जांच का विषय है। हाल के कुछ बरसों में बाबा सिद्दीकी खुद भी बतौर स्वतंत्र डेवलपर अपना कारोबार फैला रहे थे। बताया जाता है कि बीते कुछ समय में उन्हें कई गंभीर धमकियां मिली, लेकिन बाबा सिद्दीकी की ओर से आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। सवाल इसको लेकर भी उठते हैं। मेरा इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि बाबा के दो बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं जो बाबा के बहुत ही करीब थे। उनके साथ में पैसे के व्यवहार में, बहुत बड़ा पैसे के व्यवहार में कुछ डिफरेंसेस हुआ और पैसा नहीं दे रहे थे बाबा बोल के उनका आरोप है। तो पाकिस्तान में जाके दाऊद को मिले, दाऊद ने पूरा काम जो है छोटा शकील को वो सौंपा। शकील ने बाबा को समझाने को कोशिश किया, बार बार फ़ोन करने का, लेकिन बाबा मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर बाद में धमकी पे वो उतर आए। तो कम से कम 30-40 कॉल शकील ने किया बोल के मेरा इन्फॉर्मेशन है। फिर फाइनली दिल्ली में सिक्योरिटी एजेंट्स को टिप ऑफ मिला, ऐसे ऐसे पाकिस्तान से कॉल आ रहा है लगातार, इसी नंबर पे कोई एमएलए है बोल के। तो बाबा को बुला के लिए होम डिपार्टमेंट में यहाँ पे महाराष्ट्र में, और पूछा कि भाई इतना सीरियस धमकी आ रहा है, तुम्हारा जान खतरे में है, तुम कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं। दाऊद इब्राहिम का खुद शकील का फ़ोन आता है आपको, लेकिन बाबा ने साफ इनकार किया, मैं दाऊद के खिलाफ काम जो गैंग जो है उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करना चाहता हूँ। तो आप क्यों, अगर खौफ के वजह से या और कोई वजह हो सकता है कि वो धमकियाँ आने के बाद भी दाऊद के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए तैयार नहीं था। बाबा सिद्दीकी के इतिहास और किरदार को करीब से समझ चुके लोग मानने को तैयार नहीं कि हत्याकांड के पीछे सिर्फ सलमान खान से नजदीकी ही वजह है। पुलिस की जांच में हो सकता है इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे रियल एस्टेट के बड़े खेल का पर्दाफाश हो। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर भी मुंबई से ही आपको दिखाते हैं, जहां मलाड इलाके में 28 साल के एक युवक की दर्दनाक मौत हुई। भीड़ की बर्बरता और पुलिस की गैर मौजूदगी से ये जो मामला है वो भयावह रूप लेता हुआ दिखा। 10 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। 22 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में उन्हें भेजा गया है। सुजाता द्विवेदी की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं किस तरीके से भीड़ ने परिवार की खुशियां छीन ली। सड़क पर शुरू हुआ मामूली झगड़ा देखते देखते मौत का खेल बन गया। 28 साल का आकाश दत्ता माइन भीड़ के गुस्से का शिकार बन गया। तो हम लोग गाड़ी बुक करने गए, बुक हो गए थे, हम लोग लाने गए थे। उतने में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए वो 2 दिन के बाद मिलेगी ऐसा बोले, तो हम लोग घर पे आ रहे थे। तो हम लोग बाइक एक ही लेके गए थे। तो बाइक, मेरा लड़का और मेरी बीवी, उनकी वाइफ, दोनों आए। हम लोग रिक्शा से आगे आ गए। तभी उधर कुछ झगड़ा हो गया रस्ते चलते वक्त। तो रिक्शा वाले ने कुछ कट मार के आगे जाके उसको ये हो गया। तो उसमें कहाँ से नहीं हो गया, उसमें वो लोग झगड़ा हो गया। मेरी जो बहू है वो वीडियो शूटिंग कर रही थी, तो उसके हाथ को जोर से फटका मारा, इसलिए मेरे लड़के को गुस्सा आया कि मेरे बीबी को हाथ उठाया। आकाश की मां के सामने ही उसे बेरहमी से पीटा गया। मां पर भी भीड़ ने हमला किया। उनकी चीख पुकार बेकार साबित हुई। मैं माँ उसको ये कर रहे तो हम लोग को मार ले, लेडीज भी नहीं देख रहे। मैं एक लेडीज होके मैं भी खूब बहुत कुछ कर सकती थी, पर मैंने मेरे बच्चे को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्शन के लिए मैं लेट गई उधर, क्योंकि मेरा बच्चा है वो। रिक्शा वाले ने वीडियो निकालते समय उसके ऊपर हाथ मारा, उसका मोबाइल वगैरह सब नीचे गिरा दिया। उसके ऊपर हाथ मारने के बाद कौन पति देखते बैठेगा अपनी पत्नी को हाथ मार रहे तो? वो तो हाथ ये करेगा ही ना, गुस्सा तो होगा ही ना। और वो नहीं करता था तो समझो उसके पत्नी को और कुछ करते तो क्या करेंगे, देखते बैठने का। ऐसे तो पब्लिक ने सब देखते ही बैठ रहे थे, सिर्फ वीडियो निकालने में सब मस्त थे, बचाने के लिए कोई नहीं आया। आजकल का ये सोशल मीडिया
सब फैट हो गया है, वीडियो निकालने में ही मस्त है। किसी के जान की परवाह नहीं, पर वीडियो वायरल करने में सब खुश है। भीड़ के हमले के बाद आकाश को जोगेश्वरी के ट्रॉमा केयर सेंटर ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। चश्मदीदों ने बताया कि अगर पुलिस वक्त पर पहुंच जाती तो शायद आकाश को बचाया जा सकता था। यहाँ पे कुछ ज़्यादा हाथापाई हो गया। उनके मम्मी बेचारी, उनके पिताजी भी थे, मतलब सब बचाने की बहुत कोशिश की। हम लोग भी गए थे लेकिन वो सब रोक नहीं पाए। वो लोग कम से कम 4-5 जन थे, सब लोग मिलकर साथ में मार रहे थे। पुलिस करीब मतलब वो काफ़ी टाइम के बाद आई, वो जल्दी नहीं आई। मारपीट तो आगे हो रही थी, वहां से आते आते यहाँ गिर गया वो फिर। और जो उनकी मम्मी लेटी हुई है उन पर वो यही की घटना है? हाँ, यहाँ गेट के पास हुआ पीछे। पब्लिक में हम तो किसी को बोल नहीं सकते ना, थे बहुत जन थे। हमारे इधर तो गिरा की था उस दिन, तो हम लोग नहीं थे बाहर। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मुख्य आरोपी ऑटो रिक्शा चालक अविनाश नामदेव कदम भी शामिल है। सभी आरोपियों को कोर्ट ने 22 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। स्थानीय नेता इसे हत्या ठहरा रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द जांच नहीं हुई तो आंदोलन होगा। एक नौजवान की हत्या कर देना, मुझे तो शक है कि कहीं ना कहीं ये फ्री पेड प्लान तो नहीं, कि उसकी माँ लोगों से गुहार लगा रही है, उसकी आंख पे गिरी हुई है और लोगों को रहम नहीं। उसकी माँ चिल्ला रही है कि मेरे बच्चे को बचाओ बचाओ, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। अगर ये आरोपियों को सजा, कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई तो हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से एक बहुत ही बड़ा मोर्चा दिंडोशी पुलिस थाने में लेके जाने वाले हैं। आकाश के परिवार और दोस्तों के दिल में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्यों किसी को इस तरह के गुस्से का शिकार होना पड़ता है और क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा। मुझे सिर्फ इतना चाहिए, आप ये सब बाइट ले रहे, सब कर रहे, मुझे मेरे लड़के को न्याय मिलना चाहिए। जिन्होंने भी जो किया है ना, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो लोग कभी जिंदगी में बाहर नहीं आए। जैसे मेरी फैमिली है, मेरा लड़का है, उनकी भी कोई फैमिली रहेगी ना। उनके माँ बाप जब भी उनके बच्चे को मारते देखेंगे तो क्या सोचेंगे। आज मेरे आँख के सामने मेरे लड़के को पैर से बुक्का मार किया है, मैं क्या जवाब दूं आपको। आज मेरा हालत क्या है। जितने भी थे सबको सजा मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे लड़के कुछ भी गुनाह नहीं था, वो यहाँ पे रहता नहीं था, वो हैदराबाद में रह रहा था। रोड रेज में हुई आकाश की हत्या ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मुंबई की सड़कों से शासन और कानून का डर खत्म हो चुका है। क्या किसी का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि किसी को मौत के घाट उतार दे। ऐसे में आकाश का परिवार हताश है, गुस्से में है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है। क्या इन्हें इंसाफ मिलेगा या इनकी भी फाइल उस फाइल में शामिल हो जाएगी जिन पर धूल जमी हुई होती है। देखना ये होगा कि आकाश की दुर्घटना के बाद मुंबई पुलिस द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं ताकि इस प्रकार की रोड रेज की घटनाएं ना हो, और साथ ही ये मुंबई पुलिस के उस तमाम ताने बाने पर एक गहरी चोट के तौर पर देखी जा रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर मदरसों को फंड देने से मना कर दिया है। इसके साथ ही इन्हें भंग करने की अपील की है। अखिलेश यादव ने तंज कसा है, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट ने अखिलेश यादव को नाराज कर दिया। रिपोर्ट कहती है कि मदरसों में पर्याप्त सुविधाएं और प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं। इस पर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बना रही है। ये संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना कोई नया काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अगर इन्हें किसी चीज पर है कि एजुकेशन अच्छी नहीं हो रही तो उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे बेहतर करें, उस दिशा में कदम उठाना चाहिए था। इनका बस चले तो संस्कृत स्कूल बंद कर देंगे, इनका बस चले तो इनसे प्रभावित जो विचारधारा के लोग नहीं है उनका संस्थाएं बंद कर दें। ये कंट्रोल चाहते हैं, सब कुछ अपने बस में करना चाहते हैं। अखिलेश जी सौभाग्यशाली रहे कि स्वर्गीय नेताजी ने उनको जो है स्कूल में पढ़ाया। हम सबको ये पता है कि उनको विदेश भी शायद पढ़ने के लिए भेजा गया। उनके बच्चे भी सौभाग्यशाली हैं कि वो उनको भी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अगर उनको लगता है कि मदरसा एजुकेशन इतनी अच्छी है तो अपने बच्चों को उसमें पढ़ाते। जब आप अनसाइंटिफिक चीज़ें पढ़ाओगे, जब आप पढ़ाओगे कि धरती चपटी है, सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, मनुष्य का जन्म मांस के लोथड़े से हुआ, बच्चे को एक वक्त में 3 थप्पड़ मारना जायज़ है, बच्चा चाहे तो क़यामत के दिन टीचर से इसका बदला ले ले, अगर माइनर के साथ
कर लिया है तो उसके लिए ये प्रिकॉशंस बरतने तरीके बता रहे हो आप माइनर्स के साथ करने के, तो ये तो बहुत ही गंदी चीज़ें हैं ना, ये बच्चों को नहीं बताना चाहिए और ये गलत है। इस रिपोर्ट में सरकार से फंडिंग के अलावा भी और तरीकों से पैसे मिलने का उल्लेख किया गया है और आरोप लगाया गया है कि इस फंडिंग का इस्तेमाल मदरसों में नहीं किया जाता है। 2011 में आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम परिवारों ने 8,106 करोड़ रुपए मदरसों को दान किए। 2023 में तकरीबन 985 करोड़ जमा किए गए। ईद पर कुर्बानी के बाद खाल से तकरीबन 450 करोड़ मिले। जमात-ए इस्लामी हिंद के एक निदेशक ने रिपोर्ट को गलत बताया है और कहा है कि ऐसा लगता है कि आयोग किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहा है। क्यों खास तौर पर मदरसा बच्चों के पीछे लगे हुए हैं? हमें लगता है कि इसका कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एंगल है और किसी खास पॉलिटिकल पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को मजबूत करने के लिए एनसीपीसीआर काम कर रही है। बाल आयोग की इस रिपोर्ट के बाद से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विपक्षी दल बीजेपी को इसका जिम्मेदार ठहरा रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या सरकार बाल आयोग की इस सिफारिश को पूरा करती है या नहीं। दिल्ली से शुभांग सिंह ठाकुर, एनटीवी इंडिया। और अब ये बात बेंगलुरु की करते हैं, जहां बारिश के बाद सड़कों का हाल बेहाल है। बेलारी रोड पर जलभराव की स्थिति है। हवाई अड्डे की ओर जो जाने वाला ट्रैफिक है वो बुरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। यात्रियों से अनुरोध किया जा रहा है कि अपनी यात्रा की जो योजना है वो ध्यान से बनाएं और जो वैकल्पिक मार्ग है उसका उपयोग करें। निहाल किदवई इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। बारिश होते ही इस शहर का क्या हाल होता है आपके स्क्रीन पे है। यह है चिन्नास्वामी स्टेडियम। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच की तैयारी यहाँ चल रही है, लेकिन बारिश की वजह से प्रैक्टिस भी रोकना पड़ा और चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भी वाटर लॉगिंग यानी जल जमाव आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जैसे ही जल जमाव होता है इसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक का जो मूवमेंट है काफ़ी धीमा हो जाता है। देखिए कितना ज़्यादा पानी यहाँ पर जमा हो गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है अतिक्रमण। अतिक्रमण कई जगहों पे हुआ है। पानी निकालने वाले जो नाले हैं उस पर अतिक्रमण हुआ, झीलों तक जो पानी को ले जाता है रास्ता उस पर अतिक्रमण हुआ और यह सब तब हुआ जबकि देश के सबसे पुराने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में से एक बेंगलुरु का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। गाड़ियों की आवाजाही देखिए कितनी धीमी हो गई है। हमारे कैमरा पर्सन कुमार जब दाहिनी तरफ गाड़ी कैमरे को पैन करेंगे तब आप देखिए वहाँ पर कितनी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। सामने देखिए वहाँ भी गाड़ी की आवाजाही काफ़ी धीमी है। तो ये एक पुरानी समस्या है इस शहर की। और अब हम इसके बाद आगे चलते हैं एमजी रोड पे। अब हम पहुंच गए हैं एमजी रोड पर चिन्नास्वामी को पार करने के बाद और यहाँ भी देखिए जल जमाव और गाड़ियों की आवाजाही कितनी धीमी है क्योंकि गाड़ियों की यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा है। आबादी के तकरीबन बराबर हो चुकी है अब गाड़ियों की संख्या। 1,10,00,000 के आसपास इस शहर में रजिस्टर्ड व्हीकल हैं। नतीजा आपके सामने है। दाहिनी तरफ देखिए गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसकी रफ्तार धीमी है। कई जगहों पर सिग्नल की वजह से, कई जगहों पर जल जमाव की वजह से। और दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें पर्यावरण मंत्री के साथ ही अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज से ही दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का जो पहला चरण है उसे लागू कर दिया गया है। उससे पहले कल अहम फैसले में पटाखों पर 1 जनवरी तक के लिए प्रतिबंध की घोषणा की गई है। लेकिन मेरी दिल्ली के लोगों से भी अपील है, देखिए पोल्यूशन सिर्फ सरकार नहीं रोक सकती है। जब तक दिल्ली के लोग साथ नहीं आते हैं तब तक हम दिल्ली में ये बढ़ता हुआ पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मेरी दिल्ली के भी सभी लोगों से अपील है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कारपूल का यूज करिए। दिल्ली के लोगों से अपील है कि आने वाली दिवाली पे पटाखे ना जलाएं क्योंकि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। और ये इंश्योर करें कि कहीं पर भी अपना सीएनडी वेस्ट ना डालें, कहीं पर भी कूड़ा ना जलाएं और कहीं पर भी ऐसी पोल्यूटिंग एक्टिविटी देखें तो हमारी जो ग्रीन दिल्ली ऐप है उस पर रिपोर्ट करें कि हम उस पर तुरंत क्लैंप डाउन कर सकें। नवरात्रि और फिर दशहरे का त्यौहार खत्म होने के साथ ही दिल्ली के अंदर मौसम में थोड़ी ठंडक आ गई है और उसकी वजह से
अब दिल्ली के अंदर प्रदूषण थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है और अब इतना बढ़ गया है कि यहाँ प्रदूषण का स्तर पुअर कैटेगरी में आ गया है और इसी की वजह से आने वाले समय में भी अभी ये माना जा रहा है कि प्रदूषण का स्तर पुअर कैटेगरी के अंदर ही रहेगा। पुअर का मतलब ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के ऊपर पहुंच गया है और अभी आने वाले कुछ दिनों में यही स्थिति बने रहने का अनुमान है, जिसकी वजह से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि जो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर कार्रवाई करने के लिए एक संस्था बनाई गई है, एक कमीशन बनाया गया है, उसने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का स्टेज 1 लागू कर दिया है। उसके तहत ये हर साल ही होता है, जैसे ही दिल्ली के अंदर एनसीआर के अंदर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो हर साल ही ये ग्रैप लागू होता है। तो इसका स्टेज 1 लागू कर दिया गया है 15 अक्टूबर यानी कि मंगलवार सुबह 8 बजे से लागू हो गया है। ये केवल स्टेज 1 है। जैसे जैसे अब दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही, ये हर साल की कहानी होती है क्योंकि मौसम ही इस तरह का हो जाता है, ठंडा हो जाता है तो प्रदूषण जो है यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा उसी हिसाब से दिल्ली के अंदर और पाबंदियाँ आगे लागू होंगी। उम्मीद ये करनी चाहिए कि मौसम जो है थोड़ा अगर बरसात हो जाए तो थोड़ा सा खुल जाता है, तो उस वजह से जो पाबंदियाँ हैं वो और आगे नहीं लगती हैं। लेकिन अभी के लिए फिलहाल स्टेज 1 ग्रैप की लागू हो गई है तो ये पाबंदियां तो अभी रहेंगी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ता वायु प्रदूषण देख इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने पर हो रहा है विचार। दिखाएंगे आपको ये पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। उत्तराखंड के प्रमुख शहरों समेत चारधाम यात्रा रूट में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और इसका मुख्य कारण है डीजल वाहनों से निकलने वाला धुआं, जिसे कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने पर विचार हो रहा है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। इस तरह की तकरीबन 150 इलेक्ट्रॉनिक बसें उत्तराखंड को मिलने वाली है। नेशनल क्लीन एयर मिशन के तहत सरकार तमाम कदम उठा रही है और इसी मिशन के तहत ये सौगात मिल रही है। मुख्य रूप से चारधाम उत्तराखंड का एक बहुत फ्लैगशिप एक्शन है यहाँ पे, जिसमें मुख्य रूप से सभी क्षेत्रों से, सभी राज्यों से तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं। वाहनों की संख्या भी बढ़ जाती है यहाँ पे। यहाँ मुख्य रूप से जितने भी हमारे चारधाम का क्षेत्र है, यहाँ ईवी रिचार्जिंग स्टेशंस के साथ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और साथ ही हमारा जो इसमें फेजिंग कर रहे हैं, जो पहले शहरी क्षेत्र नगर निगम का क्षेत्र है उसको सैचुरेट कर रहे हैं और आने वाले समय में शहरी जो क्षेत्र के अतिरिक्त जो पहाड़ के और चारधाम के क्षेत्र है वहाँ पे भी ईवी को हम लोग बढ़ावा देंगे। पहाड़ों पर दौड़ती वाहनों की भीड़ पहाड़ों की ही नहीं मैदानों की भी सेहत खराब कर रही है। प्रदूषण से ग्लेशियरों की सेहत खराब हो रही है। जंगली जानवर और जीव जंतुओं की सांसें भी दमघोटू हो रही है। चारधाम यात्रा होने के बाद ब्लैक कार्बन कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर या टूरिज्म सेक्टर से भी बढ़ रहा है। तो फॉरेस्ट फायर इवेंट खत्म होने के बाद भी एटमॉस्फेयर में ब्लैक कार्बन कंसंट्रेशन 6, 7, 8 माइक्रोग्राम पर मीटर की कंसंट्रेशन बनी रह रही है, जो एक तरह से हमें फ्यूचर में कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए एक तरह से एहतियात बरतने की ज़रूरत है और जिसमें खासतौर से डीजल व्हीकल्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की या उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। बहरहाल वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए अब ज़रूरी हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलाए जाए। यही वजह है कि डीजल से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अब जल्द उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलाए जाएंगे, क्योंकि न सिर्फ इंसानों को बचाना है बल्कि पर्यावरण और खासकर हिमालय को भी बचाना है। तभी जाकर करोड़ों लोग बच पाएंगे, क्योंकि तेजी से हिमालय वायु प्रदूषण और अन्य खतरों में भिड़ता जा रहा है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।